जय हिंद दोस्तों आपको पता है कि हमने वंदे मातरम सीरीज का जो कुमार गौरव सर के द्वारा चलाई गई थी उसके हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं। तो हमने वंदे मातरम सीरीज में ऐसा क्या किया, क्योंकि जो कुमार गौरव सर के हमने तो ऑलरेडी सीरीज करा दिया, तो हमने वंदे मातरम सीरीज का रिवीजन किया था। क्या था रिवीजन की हम कैसे रिवीजन करें, अकेले में कैसे हम वंदे मातरम सीरीज का रिवीजन करें या किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें। तो आज उसका जो है पार्ट 4 है। तो हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से अश्वमेध को पहचानिए। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक तरफ दिए हुए हैं जीआई टैग और दूसरी तरफ दिए हुए हैं राज्य। तो हमें बताना है कि कौन सा जीआई टैग किस राज्य से संबंध नहीं रखता है, ये हमें अश्वमेध पहचानना है। तो पहला है नवाड़ा चावल, इसके सामने दिया हुआ है केरल। क्या नवाड़ा चावल जो है केरल राज्य से संबंध रखता है या नहीं? तो नवाड़ा चावल केरल राज्य से संबंध रखता है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा ऑप्शन है काला चावल का जीआई टैग इसका सामने दिया मणिपुर। क्या काला चावल का जीआई टैग मणिपुर राज्य के पास है या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो काला चावल का जीआई टैग मणिपुर के पास है। तीसरा ऑप्शन है केसर के सामने दिया हुआ है कश्मीर। क्या केसर का जीआई टैग कश्मीर के पास है या नहीं? तो बिल्कुल है, केसर का जीआई टैग कश्मीर के पास है। ठीक, चौथा ऑप्शन है नीलाम्बुर टीक जीआई टैग और उसके सामने दिया है यूपी। क्या नीलाम्बुर टीक का जीआई टैग यूपी के पास है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि नीलाम्बुर टीक का जो जीआई टैग है वो यूपी के पास नहीं है, क्योंकि यूपी के पास ऑलरेडी टेराकोटा का जीआई टैग है, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर यूपी से है। कहाँ पर? गोरखपुर यूपी से। तो नीलाम्बुर टीक का जीआई टैग अगर किसके पास है, किस राज्य के पास है, तो वो है तुम्हारे केरल राज्य के पास। केरल राज्य के पास नीलाम्बुर टीक का जीआई टैग है। तो नीलाम्बुर टीक का जीआई टैग और नवाड़ा चावल का जीआई टैग किसके पास है? तो केरल राज्य के पास है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर, यानी कि ये 10 वर्षों के लिए होता है। और कब से चलाया गया? 2003 से चलाया गया था जीआई टैग। और सबसे पहले भारतीय किस राज्य को दिया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले दिया गया था। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है? निम्न में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है? तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताने हैं कि कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश से राज्य से संबंध रखता है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है सिपकेला दर्रा क्या अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है या नहीं, हमको बताना है। तो सिपकेला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में तो शायद नहीं पड़ता, ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। सिपकेला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। दूसरा है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में पड़ता है या नहीं? तो नाथुला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है सिक्किम में। तो नाथुला दर्रा के पास साथ साथ जलपला दर्रा भी सिक्किम राज्य में पड़ता है। तीसरा है ऑप्शन है बोमडिला दर्रा। क्या बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है या नहीं? तो जी हाँ, बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चौथा ऑप्शन है लेबू लेक। तो हमें तो अपना आंसर पता चला गया कि लेबू लेक जो बोमडिला है वो हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन चलिए चौथे ऑप्शन को देखते हैं। चौथे ऑप्शन में लेबू लेक, क्या लेबू लेक अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है या और किसी राज्य में पड़ता है? तो जो लेबू लेक दर्रा है वो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अश्वमेध को पहचानिए। इसमें भी हमें रॉन्ग ऑप्शन को पहचानना है। जैसे कि इसमें क्या दिया है, इसमें एक तरफ संस्थान दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं कि ये कहाँ पर पढ़ते हैं, तो हमें बताना है। तो जैसे कि पहला दिया हुआ है वन अनुसंधान संस्थान, इसके सामने दिया हुआ है देहरादून। क्या वन अनुसंधान संस्थान जो इसका हेडक्वार्टर है वन अनुसंधान संस्थान का, क्या देहरादून में है या नहीं? तो जी हाँ, वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर जो है देहरादून में पड़ता है। देहरादून में क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 1987 से सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट की बात की जाए तो 1987 में सबसे पहले आती है, जो कि 2 साल में एक बार आती है। इसके द्वारा क्या है, वनों का जो इसके ऊपर एक रेट जारी करती है कि किस मतलब देश में मतलब किस राज्य में कितने वन की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या किस राज्य में बढ़ोतरी हुई या किस राज्य में कमी हुई। ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बताती है, जो कि 2 साल में एक बार आती है। कब से स्टार्ट हुई? 1987 से। कहाँ से आती है? तो देहरादून। इसीलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वन अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून के अंदर पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो इसका जो इसके सामने दिया हुआ कटक, क्या ये सही है? जो इसका हेडक्वार्टर है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कटक के अंदर पड़ता है या नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है वो कटक के अंदर पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसके सामने दिया हुआ है करनाल। क्या जो राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर पड़ती है या नहीं? तो ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तंबाकू की बात की है तो उसका जो हेडक्वार्टर है
वो पड़ता है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर। करनाल में आखिर क्या है? करनाल में डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कौन सी इंस्टीट्यूट? तो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में। और उसमें दिए हुए सर ने और करवाए थे कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये लखनऊ के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? लखनऊ के अंदर। और क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो कटक के अंदर है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो मंडीला फिलीपींस के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट है भारतीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान हो गया राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर। राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश के अंदर। और जो नेक्स्ट है कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ती है? कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर पड़ती है? तो ये पड़ती है नागपुर के अंदर। कहाँ पर इसकी संस्थान? नागपुर के अंदर। और आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? आलू अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो शिमला के अंदर आलू अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट है औषधि अनुसंधान संस्थान। औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ के अंदर। यानी कि गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो लखनऊ, औषधि अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये भी लखनऊ के अंदर। तो 3 क्वेश्चन हो गए। फोर्थ क्वेश्चन हमारा वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया गया था? विश्व स्तर पर जो प्रथम बार योग दिवस बनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब, पहली बार कब बनाया गया था? ऑप्शन है 2014 को, 2015 को, 2016 को या 2017 को। तो हमें ऑप्शन को टेक आउट करना है। सबसे पहले हमें जानना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब बनाया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को बनाया था। सॉरी 16 नहीं, 21 जून को बनाया था प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ये पूछ रहा है लेकिन कब बनाया गया सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो 2014 को तो इसकी जो घोषणा होती है कि हाँ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। लेकिन पहली बार बनाया गया था 21 जून 2015 को। कब बनाया गया? 21 जून 2015 को पहली बार बनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है 2015 ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं कि वर्तमान की बात की जाए 2022 में, तो वर्तमान में जो किस क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था? तो 8वें क्रम का, 8वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बनाया गया था। तो इसकी थीम क्या थी? तो ह्यूमैनिटी, जो योगा फॉर, इसकी जो वर्तमान थीम थी वो थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, यानी मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी इसकी वर्तमान में या प्रेजेंट में थीम थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से बताना है कि भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो कहाँ पर पड़ता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता होगा कि ये असम के अंदर पड़ता है। किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है। और ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान टोटल? तो भारत में जो असम की बात की जाए तो असम में टोटल 7 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रायमोना हो गया, काजीरंगा हो गया, दिहिंग पटकाई हो गया, ये ऐसे करते 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम के अंदर। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो असम के अंदर ही है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान क्या एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान? तो नहीं। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख के अंदर पड़ता है, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? तो वो होगा साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार के अंदर पड़ता है। तो आखिर इसका आंसर है क्या? तो चौथा आंसर दिया है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है? तो मणिपुर के अंदर पड़ता है। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। एकमात्र तैरता हुआ यानी तैर रहा है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकटक झील के अंदर है। वहाँ पर लोकटक झील के अंदर जो कि तैरता रहता है ये राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर। और मणिपुर की बात की जाए तो भारतीय खेल यूनिवर्सिटी, भारतीय राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो ये भी मणिपुर के अंदर है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है वोट डालने की उम्र 18 वर्ष से, वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई किस संविधान संशोधन के द्वारा? आखिर किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो ऑप्शन दिए हैं 7वां संविधान संशोधन, 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 61वां संविधान संशोधन। तो इसमें से जो इसका आंसर हो जाएगा वो 61वां हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई। किसके समय की गई? 1989 में। 1989 में राजीव गांधी के समय की गई थी। 1989 में राजीव गांधी के समय की गई थी। वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 वर्ष कर दी गई थी। अब बात करते हैं ऑप्शन को पहले देखते हैं। तो इसका आंसर तो हो गया डी ऑप्शन, 61वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की, 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये खजर अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में इसका गठन किया जाता है। 7वां संविधान संशोधन जो है
1956 में अजहर अली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया था। इसमें क्या बताया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन में राज्य पुनर्गठन के बारे में बताया गया था। राज्य पुनर्गठन की संबंधित इस संविधान संशोधन को किया गया था। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 यूटी यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की बात कही गई थी। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की बात कही गई थी। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 अजहर अली आयोग किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। 14 राज्य और 6 यूटी के गठन की बात कही गई थी। ठीक, अब बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन तो ये 1985 का है। ये वर्ष 1985 का है। इसके द्वारा क्या गया था? इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वर्ष 1985 में। आखिर 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आखिर 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची। अब बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन की, जो कि मैं हर पार्ट में बताऊँ। मैंने अब तक 3 पार्ट ऑलरेडी ले लिए हैं, तो हर पार्ट में मैंने 73वें संविधान संशोधन को इसमें ऐड किया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये है पंचायत से संबंधित। तो ये 1992 में बात नहीं है, पहली बात तो जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में बात नहीं है, लेकिन लागू कब से होता है? 24 अप्रैल 1973 से। इसलिए 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 73वें संविधान संशोधन के बाद भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में कितने आर्टिकल हैं? तो भाग 9 में लगभग 16 आर्टिकल है। कहाँ से कहाँ तक है? तो भाग 9 में आर्टिकल जो 243 से 243 4 तक, 243 से 243 4 तक लगभग इसमें 16 आर्टिकल है 73वें संविधान संशोधन के बाद। और 10वीं संविधान जो 10वीं अनुसूची की बात की जाए तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, जो कि पंचायत राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन। अब बात करते हैं, इसका आंसर हो गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 साल से 18 साल कर दी गई थी। तो 6 क्वेश्चन कर दिए। 7 क्वेश्चन है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, ग्रीन हाउस गैस, अम्लीय वर्षा, वायु प्रबंधन या ओजोन परत क्षरण। जो इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो ऑप्शन बी सही है, अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग बोलते हैं। इमारतों के कुष्ठ रोग की बात की जाए तो आखिर क्या है अम्लीय वर्षा? तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को जोड़ने से जो बनता है वो अम्लीय वर्षा बनती है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3 को जोड़ने से जो बनता है वो अम्लीय वर्षा बनती है। अम्लीय वर्षा जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए, ये इमारतों को बोलते हैं क्योंकि इमारतों को ये पीला कर देता है। ये अम्लीय वर्षा इमारतों को पीला कर देती है। एग्जाम्पल के लिए ताजमहल को ले लीजिए। और पास्ट के ताजमहल को देखेंगे तो वो बहुत वाइट था, अगर प्रेजेंट के ताजमहल को देखेंगे तो बहुत पीला पड़ता जा रहा है, तो इसलिए बोलते हैं। अगर कुष्ठ रोग की बात की जाए, अलग से कुष्ठ रोग निकाल लिया, कुष्ठ रोग की बात की जाए तो इसे जो इंग्लिश में लेप्रोसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेप्रोसी। और जो उसका जो दूसरा नाम है वो हैंसन रोग है। कौन सा रोग? हैंसन रोग। किसकी कमी से होता है या किसकी वजह से होता है? तो ये जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाला रोग है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। ओके, अब बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इसमें सर ने ग्रीन हाउस गैस से संबंधित एक क्वेश्चन करवाया था कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था? तो सन 1997 में जापान के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। वर्ष 1997 में जापान के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। किससे संबंधित? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करने के लिए। अब बात करते हैं ओजोन परत से। ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? तो ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था। कनाडा में 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत क्षरण दिवस मनाते हैं, ओजोन क्षरण दिवस मनाते हैं। अब बात करते हैं वायु प्रबंधन। वायु प्रबंधन से एक क्वेश्चन करवाया था कि वायु प्रबंधन को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वायु प्रबंधन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वायु प्रबंधन को मापने के लिए लाइकेन का उपयोग किया जाता है। किसका? लाइकेन। लाइकेन आखिर क्या है? तो शैवाल और कवक के सहजीवन को, शैवाल और कवक के सहजीवन को जो लाइकेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लाइकेन किस प्रकार का पौधा है? लाइकेन किस प्रकार का पौधा है? तो लाइकेन जो है थैलाफाइट प्रकार का पौधा है। किस प्रकार का? थैलाफाइट प्रकार का पौधा है लाइकेन।
7 क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व, निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो 4 टाइगर रिजर्व दिए हुए होंगे, उसमें से बताना है कौन सा टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जैसे कि पहला टाइगर रिजर्व है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, क्या अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है या नहीं, तो नहीं पड़ता। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस देश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है तो नहीं, ये उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ता है। तीसरा ऑप्शन है बक्सा टाइगर रिजर्व। बक्सा टाइगर रिजर्व क्या अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, तो नहीं, ये जो है बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये पड़ता है तुम्हारे बक्सा टाइगर रिजर्व की बात किया तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर पड़ता है, पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है। अगर चौथा ऑप्शन दिया है पाकेट टाइगर रिजर्व। क्या पाकेट टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है या नहीं, तो जी हाँ, पाकेट टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पड़ता है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के अंदर पड़ता है, सब बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अंदर पड़ता है, और पाकेट टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। चौथा ऑप्शन सही है। इसके अंतर्गत और सभी क्वेश्चन करवाए थे। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया गया था, तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। क्यों चलाया गया था, तो मैं उसको आगे बताऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में यही आने वाला है, क्यों कि टाइगर प्रोजेक्ट आखिर क्यों चलाया गया था। और नेक्स्ट है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, विश्व बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को जो टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड किया गया था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड दिया गया था, तो वो दिया गया था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। कहाँ का, तमिलनाडु का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को टी मल्टीप्लाई टू अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है कि नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास राम, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है, ये नवीनतम है। कौन सा, 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। और 52वें टाइगर रिजर्व की बात की जाए, 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है रामगढ़ बिजलाई। कहाँ का, बूंदी राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, बूंदी राजस्थान से संबंधित है रामगढ़ बिजलाई टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है कि टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर टाइगर की बात की जाए तो वो मध्य प्रदेश के अंदर है। लगभग कितने हैं, तो 526 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जापान की संसद का नाम क्या है, जापान की संसद का नाम क्या है, तो जापान की संसद का नाम डाइट है। क्या है, डाइट। जापान की संसद का नाम डाइट है। और प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, प्रेजेंट में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है फूमियो किशिडो। फूमियो किशिडो प्रेजेंट में जापान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है कि सुकुमारवा देश किसे बोलते हैं, सुकुमारवा देश किसे कहा जाता है, तो इसे जापान को ही कहते हैं सुकुमारवा देश। मुझे तो नहीं लगता कि जो सुकुमार, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत हाइट बांटे हैं, पूरे बहुत हैं, इसलिए उसको सुकुमारवा देश बोलते होंगे शायद। नेक्स्ट है कि जापान की मुद्रा कौन सी है, जापान की मुद्रा कौन सी है, तो ये जापान की मुद्रा, तो ये SDR में भी शामिल है। SDR में कौन सी मुद्रा शामिल है, तो ये शामिल है। और बात की जाए SDR की, तो SDR में टोटल 5 मुद्रा शामिल है। कौन कौन सी, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और युआन, जिसे रेमनी बोलते हैं, यानी कि चाइना की रेमनी जो मुद्रा ये शामिल है। यानी 5 मुद्रा शामिल है, येन, यूरो, पाउंड, डॉलर और युआन या रेमनी, ये 5 मुद्रा SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स में शामिल है। नेक्स्ट है शिंजो अबे की बात करते हैं, जो कि जापान के पूर्व यानी कि एक्स प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और भारत की बात की जाए तो भारत ने जो शिंजो अबे को कौन कौन से अवार्ड दिए हैं, और वर्ष 2021 की बात की जाए तो इन्हें पद्म विभूषण से हमने नवाजा गए थे ये शिंजो अबे। और 2022 की बात की जाए तो नेताजी अवार्ड दिया गया, नेताजी सुभाष चंद्र अवार्ड किसको दिया गया, तो शिंजो अबे को भारत की तरफ से मिला, यानी पद्म विभूषण 2021 में। और 2022 की बात की जाए तो ये दिया गया नेताजी अवार्ड। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। इसमें थोड़ा सर ने इसरो के बारे में बताया था। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय स्पेस एजेंसी का नाम है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारतीय स्पेस एजेंसी है। स्थापना कब होती है, तो 15 अगस्त 1969 को, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो बंगलुरु में, यानी कर्नाटक के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट में हेड कौन है, प्रेजेंट में हेड कौन है, तो एस सोमनाथ इसरो के प्रेजेंट में हेड हैं। और संजय वर्ग बोला था कि फर्स्ट हेड कौन थे इसरो के,
पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे, जिसे अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी बोला जाता है। विक्रम साराभाई जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी बोला जाता है, ये इसरो के पहले सबसे पहले हेड रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसरो कहाँ से अपने रॉकेट को प्रक्षेपित करता है? इसरो कहाँ से अपने रॉकेट को प्रक्षेपित करता है? तो वो करता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहाँ से करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो अपने रॉकेट को प्रक्षेपित करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये है तुम्हारे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है इसरो की मुख्य नियंत्रक इकाई कहाँ स्थित है? इसरो की मुख्य नियंत्रक इकाई, इसरो की दो मुख्य नियंत्रक इकाई है। अगर मुख्य पहली की बात की जाए जो सबसे मुख्य है वो हासन कर्नाटक के अंदर है, और दूसरी की बात की जाए जो कि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर है। पहली मुख्य नियंत्रक इकाई हासन कर्नाटक के अंदर, दूसरी मध्य प्रदेश भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? तो वो आर्यभट्ट था। कौन सा? आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सतत विकास लक्ष्य से सतत विकास लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य रखा गया है इंडिया ने, कब से कब तक रखा है? 2015 से 2030 तक रखा गया है, जिसमें लगभग 17 गोल रखे गए हैं। 2015 से 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है, जिसमें लगभग 17 गोल रखे गए हैं। अब बात करते हैं कि 1972 की बात की है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था जिसे बोलते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। ये सम्मेलन पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया था। ये सम्मेलन जो है पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया गया था। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी जी ने भाग लिया था। क्यों लिया था? क्योंकि एक तो नंबर 1 तो ये पर्यावरण के संबंध में था। अब बात करते हैं ये जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन संपूर्ण समाप्त हुआ तो इंदिरा गांधी इस सम्मेलन से इतनी प्रभावित हुई कि इन्होंने इंडिया लौटकर 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की स्थापना की और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की स्थापना की। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्यों की गई थी इसकी स्थापना। तो प्रोजेक्ट टाइगर जब 1973 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रभावित होकर इंदिरा गांधी जी ने इंडिया में लौटकर इन दोनों की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर हमने 11 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? अब इसमें कुछ 6-7 अध्ययन बोले गए हैं जो कि सर ने बोले थे, तो हमें अब वो देखने हैं कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटीलॉजी। क्या कहलाता है? एंटीमेलॉजी कीटों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेख का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन कहलाता है हाइकोलॉजी, और कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। यानी पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, कोशिकाओं का अध्ययन जैसे सेल बोलते हैं कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन हाइकोलॉजी, अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी, और कीटों का अध्ययन एंटीमेलॉजी, और सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स, जो कि इंपोर्टेंट है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स, और कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए इसमें 4 ऑप्शन है, जिबरेलिन, एथिलीन, ऑक्सीटोसिन या टेस्टोस्टेरोन। तो फलों को पकाने के लिए किस हार्मोन का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने में। और तो अगर बात की जाए कि फलों के परिरक्षण में यानी कि फूड प्रिजर्वेशन में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो वो किसका उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए? तो सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं, सोडियम जो फलों के परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन में। अब तो ये तो हो गया फलों के संबंधित। अब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किस प्रकार का हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो ये दूध को निष्कासित करता है। ये दूध को निष्कासित करने के काम आता है कौन सा हार्मोन? तो जो कि बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध को निष्कासित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार है। कहाँ पर निकलता है? कहाँ पर पाया जाता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि से अन्य 3 हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम है वैसोप्रेसिन, एक वैसोप्रेसिन हार्मोन निकलता है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, एक वृद्धि हार्मोन निकलता है। यानी 3 हार्मोन निकलते हैं, वैसोप्रेसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और वृद्धि हार्मोन। प्रोप्रेसिन हार्मोन की बात की जाए तो यहाँ से क्या है, यहाँ पर इसकी कमी से, प्रोप्रेसिन हार्मोन की कमी से बार बार
मूत्र त्याग करना पड़ता है। बार बार मूत्र त्याग किस हार्मोन की कमी से होता है? वैसोप्रेसिन की हार्मोन की कमी से, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन में क्या है? तो इसमें क्या है? दूध का निर्माण होता है, इसमें दूध का निर्माण होता है। और दूध का निष्कासन किस हार्मोन की कमी से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कमी से। वृद्धि हार्मोन क्या है? तो तुमने देखा होगा किसी बंदे को कि जो कि बहुत विशालकाय है या बहुत छोटा है या बहुत लंबा है, तो वृद्धि हार्मोन की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि टेस्टोस्टेरोन क्या है? जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, टेस्टोस्टेरोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन एक जो है तुम्हारा पुरुष हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है। अब बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या है? तो ये मादा की तरल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। मादा तरल ग्रंथियों में कौन से हार्मोन पाए जाते हैं? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा तरल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान, इसमें 4 ऑप्शन है, प्लीहा, फेफड़े, किडनी या लीवर। प्लीहा, फेफड़े, किडनी, लीवर। तो प्लीहा को, स्प्लीन को जो आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का जो कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन का आरबीसी का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसमें लोह धातु पाई जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो इसमें कि लोह धातु पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो रक्त का परिवहन करना, यानी कि खून का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए कि किडनी क्या है? किडनी की इकाई क्या है? यह अलग से क्वेश्चन है, जो कि सर ने बोला था कि किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन था कि किडनी के खराब होने पर क्या किया जाता है? किडनी के खराब होने पर क्या किया जाता है? तो डायलिसिस किया जाता है। क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वां क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के बारे में बताना है। तो मस्तिष्क में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है मस्तिष्क की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन में क्या है? रीजनरेशन पावर बहुत कम होती है। ये पूछा जाता है कि मस्तिष्क के कौन से भाग में या कौन सी जो इसकी जो कोशिका होती है मस्तिष्क की, कौन सी कोशिका में रीजनरेशन की पावर सबसे कम होती है? तो न्यूरॉन कोशिका होती है, जो कि सबसे लंबी कोशिका है मस्तिष्क की, कहाँ की? दिमाग की। और मस्तिष्क की बात की जाए कि सबसे बड़ा भाग कौन सा मस्तिष्क का? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो वो है सेरिब्रम। कौन सा? सेरिब्रम। इसमें जो है याददाश्त रहती है, हमारी याददाश्त बनी रहती है। और इसका जो दूसरा भाग है सेरिबेलम, इसमें क्या है कि सीखने की क्षमता बहुत होती है। इसमें क्या है? सीखने की क्षमता सेरिबेलम में बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 16 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात की जाए, अब लीवर में आते हैं। लीवर, तो लीवर इसे रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। इसमें 6-7 क्वेश्चन थे कि रासायनिक प्रयोगशाला कैसे कहते हैं? लीवर को कहते हैं। इसे साइंस में क्या कहते हैं? लीवर को साइंस में क्या बोला जाता है? तो हेपेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेपेट बोला जाता है। और लीवर में सूजन आने की वजह से कौन सा रोग होता है? लीवर में सूजन आ जाए तो उसे कौन सा रोग बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस रोग। कौन सा बोलते हैं? हेपेटाइटिस रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि भूड़ का निर्माण, जब भूड़ बनता है तो उसमें खून का निर्माण कहाँ से होता है? जब भूड़ बनता है तो उसमें जो खून का निर्माण कहाँ से होता है? तो लीवर के द्वारा ही होता है। कहाँ से होता है? लीवर के द्वारा। और लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन? लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर ही होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संगठन का नाम पूर्व में GATT था? पूर्व में GATT था। इस संगठन का नाम पूर्व में GATT था। और प्रेजेंट की बात की जाए तो ऐसा WTO है जिसका पूर्व में नाम GATT था, यानी प्रेजेंट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और प्रेजेंट में GATT यानी कि जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था प्रेजेंट पास्ट में। प्रेजेंट की बात की जाए तो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट में इसका जो नाम है। इसकी स्थापना हुई थी जो WTO की 1 जनवरी 1995 को कर दी गई थी। पहले GATT था और 1 जनवरी 1995 को इसकी जो है WTO हो गया। WTO क्या करता है कि विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार को बताता है। इसमें क्या था? इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, WTO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा के अंदर है। और नेक्स्ट है कि इसके मेंबर कितने हैं WTO में? टोटल मेंबर कितने हैं? तो 164 मेंबर है WTO में। और नेक्स्ट है कि इसके प्रेजेंट में हेड कौन है? WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन के प्रेजेंट में हेड कौन है? तो वह नागोजी ओंकालवेरा कहाँ से संबंधित है? तो ये नाइजीरिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया था? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, हमें ये वर्ड बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है?
सबसे पहले हमें यूएनओ की बात याद आनी चाहिए। यूएनओ को यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ की बात याद आनी चाहिए, जिसकी स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। 24 अक्टूबर को 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत यूएनओ के 6 और अतिरिक्त भाग हैं, जिसका एक भाग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। इसलिए हमें ये बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, जिसमें कि टोटल 15 मेंबर होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 के पास वीटो पावर होती है और 10 के पास कोई वीटो पावर नहीं होती, यानी 5 स्थायी मेंबर हैं और जो 10 हैं वो अस्थायी मेंबर है। इंडिया इसका अस्थायी मेंबर है, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। अस्थायी मेंबर का यही पूछ रहा था कि अस्थायी मेंबर का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी मेंबर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 2 वर्षों के लिए अस्थायी कार्यकाल होता है। तो जो 5 के पास वीटो पावर है, तो कौन कौन से देश हैं, तो एक तो रशिया हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, और जो 2 हैं इंग्लैंड और फ्रांस हो गए। इंग्लैंड और फ्रांस इनके पास वीटो पावर है। अब बात करते हैं कि यूएनओ के प्रेजेंट में हेड कौन है। यूएनओ के प्रेजेंट में हेड कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस प्रेजेंट में इसके यूएनओ के हेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर यूएनओ का, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। बात करते हैं कि जो यूएनओ के जो 6 अंग हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, एक महासभा हो गई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, ऐसे इसके 6 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया। इसके लगभग ऐसे 6 जो है भाग हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो द हैग यानी नीदरलैंड के अंदर है। इसके जो सभी 5 भागों का जो है जो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर वो इससे अलग है। इसलिए पूछ लिया जाता है कि यूएनओ का ऐसा कौन सा भाग है जिसका न्यायालय न्यूयॉर्क के, यानी कि न्यूयॉर्क के बाहर वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर द हैग यानी नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति है कि जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया जा चुका था। निम्न में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न दिया जा चुका था। तो वो ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, या डॉक्टर राधाकृष्णन, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बीबी गिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया जा चुका था। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, जो कि 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें 1955 में 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया जा चुका था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट की बात की जाए, प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि नई बनी है। इसको हराकर यशवंत सिन्हा को हराकर किस पार्टी से, एनडीए की पार्टी से। और प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति भी बनाए गए हैं, जो कि कौन है, जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़, वो भी एनडीए की पार्टी से हैं। तो 20 क्वेश्चन है लास्ट। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक, रेड यानी खतरा, आपको पता होना चाहिए खतरा इसमें दिया गया है, यानी कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन है, संकटापन्न, पादप और जीव जंतु, या जीवाश्म पादप, या केवल विलुप्त जीव जंतु, या केवल संकटापन्न पादप। तो इसका पहला सही हो जाएगा, क्योंकि रेड यानी खतरा, यानी संकट में जो पादप और जीव जंतु हैं, संकट में जो पादप और जीव जंतु हैं उसके बारे में रेड डाटा बुक बताती है। कौन जारी करता है रेड डाटा बुक को, तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसको जो IUCN रेड डाटा बुक को जारी करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो पादप और जीव जंतु जो खतरे की लिस्ट में या संकट से ग्रस्त हैं वो इसमें बताए जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये ओनली फॉर रिवीजन के लिए है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो आप मुझे बताइए कि मैं ये गलती कर रहा हूँ, क्योंकि हम ओनली रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप किसी चीज़ को बार बार याद करेंगे तो वो आपसे गलती सुधर जाएगी, इसलिए मैं बार बार चीज़ को दोहराता रहता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी फीडबैक जरूर देकर जाएँ, 100% देकर जाएँ, जब भी मैं समझूंगा कि मैं गलती कहाँ पर कर रहा हूँ। तो जब तक के लिए, अगर नेक्स्ट वीडियो आएगी, जब तक के लिए जय हिंद।